हेलो नमस्कार। ब्रह्म क्लास के भूगोल विषय की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 की बात पूरा शुरू से लेकर अंत तक किया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको जानकारी दिया जाएगा। और दूसरा बात कि एक पार्ट बहुत छोटा सा है, शॉर्ट रूप में है। और इसमें जो नंबर की बात करते हो बिहार बोर्ड या फिर अदर बोर्ड की बात करोगे तो नंबरिंग का इंगेजिंग होना बहुत ज़्यादा संभावित होता है और ज़्यादा भी हो जाता है। कभी कभी यहाँ से देखो तो 5 नंबरिया क्वेश्चन आ जाता है, एगो आएगा 5 नंबरिया, बाकी सब 2 नंबरिया 1 नंबरिया आने की चांसेस बना रहता है। आइए शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर कितना है बाबू? तो बताओगे 4 है। नाम क्या है? मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास क्या होता है? तो मानव विकास की परिभाषा बहुत अजीब है। मानव विकास की परिभाषा देखोगे तो मानव विकास का तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास का तात्पर्य है लोगों के, यहाँ की छूट गया है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, मतलब मनुष्य के विकल्प में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास का जो तात्पर्य मतलब अर्थ जो पूछेगा ना तो अर्थ भी यही लिखोगे, लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना और उनके जीवन में सुधार लाना मानव विकास कहलाता है। ठीक है। अब मानव विकास का अर्थ और परिभाषा यही बता देना। देखो, मानव विकास अगर प्यार से समझा जाए तो बताओ, जिस घर में पैसा कौड़ी होता है ना और जिस घर में स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उससे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है उस घर में मानव के विकास हो रहा है। पैसा भी होनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य ठीक ठाक होनी चाहिए और पढ़ा लिखा होनी चाहिए। अगर ये 3 गो अगर आपके घर में है तो समझिए आपके मानव के विकास हो रहा है। दूसरा बात, अगर इन तीनों में से कोई एगो डैमेज हो जाएगा तो आपका मानव के विकास नहीं हो रहा है। तो मानव विकास का मतलब क्या हुआ? लोगों को विकल्पों में वृद्धि। विकल्प के वृद्धि का मतलब होता है जो हम चाह रहे हैं वो हमें इजी वे में मिल जा रहा है। जैसे हम मेला जा रहे हैं, मान लो मेला जा रहे हैं, हमारे पास पैसा है तो हमारे पास विकल्प ज़्यादा है। विकल्प में तो ऑप्शन ज़्यादा है, जो मन करे सो हम खरीद सकते हैं मेला में। इसका मतलब हमारे पास विकल्प बढ़ रहा है। वहीं तो कह रहा मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होना मतलब खरीदने की संभावना और पाने की संभावना ज़्यादा हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम मानव विकास कहेंगे। तो मानव विकास समझा किससे कहते हैं? तो कह देना ऐसा विकास जो लोगों को जीवन में, ऐसा विकास जो लोगों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधारात्मक कार्य करता हो, तो उसे मानव विकास कहते हैं। मानव विकास की परिभाषा लिख देना। ठीक है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। गुणात्मक मतलब एकदम गुण होनी चाहिए, उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, गुणात्मक परिवर्तन होनी चाहिए। समझा? तो मानव विकास व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो अब मानव विकास समझ लिया। मानव विकास में कैसा परिवर्तन होनी चाहिए? गुणात्मक। लोकलाह परिवर्तन नहीं होनी चाहिए कि दूध एकदम पानी मिलाकर दूध पी रहे हो तो शरीर में मोटा देगा, शरीर भोमड़ हो जाओगे, एकदम कई प्रकार की बीमारी के कारण बनेगा, तो वो परिवर्तन ऋणात्मक जाएगा और पैसा लगाओगे शरीर में। तो गुणात्मक परिवर्तन मानव के विकास में हमेशा गुणात्मक परिवर्तन होनी चाहिए, आगे की ओर सकारात्मक वे में होनी चाहिए। इस विकास का अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है। अब देखो, मानव विकास के 4 गो स्तंभ होता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव विकास के कुल कितने स्तंभ होते हैं तो बताओगे मानव विकास के 4 गो स्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब मनुष्य के विकास किस पर टिका हुआ है। तो मनुष्य के विकास किस पर टिका हुआ है? स्तंभ मतलब लाठी, खंभा। तो मानव विकास के 4 गो स्तंभ कौन कौन होता है? समता, सतत पोषणीयता विकास और उत्पादकता और सशक्तिकरण। मानव के विकास के 4 स्तंभ लिखे। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास के 4 स्तंभों का नाम लिखें, तो आप बताओगे मानव विकास के 4 स्तंभ समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता और सशक्तिकरण है। आइए हम समझते हैं बारी बारी से कि ये स्तंभ होता क्या है। देखो, जिस प्रकार ये छान समझते हो, घर को रखने के लिए थूनी की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार मानव विकास को टिकाने के लिए स्तंभ की जरूरत पड़ेगा। तो वही 4 गो स्तंभ कौन है? एगो हई हो, एगो हई हो, एगो हई हो, एगो हई हो। 4 गो स्तंभ हो गया, इसी पर ये टिका हुआ है। ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। समता, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? समता। मनुष्य के विकास एकदम समता वे में होनी चाहिए। समता का मतलब एकदम बराबर वे में होनी चाहिए। अगर कोई आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़ा हुआ इंसान है तो उसको भी समाज में उठाना है। जो
पहले से उठा हुआ है वो तो उठा ही हुआ है, लेकिन जो पीछे समाज में दबा हुआ है, पीछे पिछड़ गया है, तो उसको भी समाज में उठाना है। तो हमेशा मानव के विकास सबका समान वे में करनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो मनुष्य के विकास तभी संभव हो सकता है जब सबको साथ में लेकर चला जाए, इसलिए समता को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है सतत पोषणीयता विकास। जब भी मनुष्य के विकास की बात किया जाता है तो हमेशा लगातार विकास की बात किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज अपना विकास बहुत ज़्यादा कर लो और आपके आने वाले संतान में विकास की कमियाँ महसूस होने लगे, तो ऐसा भी विकास अच्छा नहीं लगता है। इसलिए विकास कैसा होनी चाहिए? सतत, लगातार होनी चाहिए। मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान समय की विकास को प्रभावित किए बिना आने वाले संतति का भी लगातार विकास करता रहे, उसी को सतत पोषणीयता विकास के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ? आज हम लोग बहुत बढ़िया से संसाधन को उपयोग कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी को उपयोग कर लेते हैं, पूरा पानी हम ही खर्च कर लेते हैं, हम लोग ही खर्च कर लेते हैं, और पता चले कि हमारा जो संतान आने वाला है उसके पास पानी की कमी पड़ जाए, इसका मतलब उसका विकास रुक जाएगा। तो इस विकास को हम मानव विकास नहीं कहेंगे। तो मानव विकास कौन होगा? ऐसा विकास जो वर्तमान के विकास को बिना प्रभावित किए बिना आने वाले संतति को भी विकास करता रहे, तो उसी को सतत पोषणीयता विकास कहते हैं। लगातार हमारे पूर्वज का भी विकास हुआ है, हमारा भी होता रहेगा, आने वाली संतति का भी होता रहे, तो इसको हम सतत कहेंगे। एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति काठा में अपना उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना, उत्पादकता होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम वर्तमान समय में धान की, गेहूं की फसलें बो रहे हैं, उपजा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि प्रति काठा के हिसाब से अनाज बहुत कम उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब कि आपके एरिया में उत्पादकता बढ़ नहीं रहा है। उत्पादकता भी बढ़ाना मानव विकास की तीसरा लक्षण है। तो उत्पादकता कैसे बढ़ेगा? प्रति काठा में उत्पादन बढ़ा दो। एक काठा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करोगे ना तो उत्पादकता कहलाता है। समझा? अब यहाँ देखो 5 कट्ठा यहाँ जमीन है जिसमें पता चले 10 बोरा आपका अनाज हो गया है, और किसी के पास 5 कट्ठा जमीन है, 20 बोरा अनाज उत्पादन कर दिया है। इसका मतलब इसका उत्पादकता कम है, इसका उत्पादकता ज़्यादा है। 5 चौक 20, एक कट्ठा में 4 बोरा उत्पादन कर रहा है, और एक कट्ठा में 2 बोरा उत्पादन कर रहा है, तो इसका उत्पादकता ज़्यादा है। तो मनुष्य के विकास के तीसरा जो स्तंभ है, तीसरा वो उत्पादकता है, जिसमें आपको बढ़ानी चाहिए। चौथा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है जो समाज के पिछड़े वर्ग में जो दबे कुछ लोग हैं उनको जागरूक करना सशक्तिकरण होता है। उनको अधिकार जनाना, उनको जागरूक करो कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, आप अपने अधिकारों के लिए आगे आओ। उनको जागरूक करके समाज में आगे की ओर प्रोत्साहित करना, इस सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण मतलब सशक्त करना, जागरूक करना, अवेयरनेस करना। इस सशक्तिकरण भी एक प्रकार के मानव विकास के चौथा स्तंभ है। आइए हम बारी बारी से जानते हैं। पहला है समता। समता में क्या लिखा होगा? ये 5 नंबर में आएगा। देखो ये क्वेश्चन में 5 नंबर में आएगा। मानव विकास के 4 स्तंभों पर प्रकाश डाले तो पहले मानव विकास की परिभाषा लिख देना। ऐसा विकास जिसमें मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाने का कार्य करता हो, उसे मानव विकास कहते हैं। मानव विकास की अवधारणा 1990 ईस्वी में दिया गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, जो एक प्रकार के अर्थशास्त्री, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार मानव विकास के 4 स्तंभ दिया गया है, 1 2 3 4। और पहला के हेडिंग तब डालना समता। समता का तात्पर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है, सबको समान अवसर देना है। ऐसा नहीं कि हमारे सारा हेमंत इंदिरा का ढेर दे दिया, हमारे जीजा हेमंत इंदिरा कम दे दिया, ऐसा नहीं है। सबको बराबर अवसर देना होगा। कोई भी योजना विकास के अवसर पर धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे मानव जाति के विकास के लिए होनी चाहिए। मानव विकास के पूरा मानव विकास के लिए विकास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव होनी चाहिए। गरीब, पिछड़े समुदाय के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जानी चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली 6 साल से लेकर 14 साल तक के निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। इस सतत पोषणीयता समता बताओगे। इसके अलावा हम बता दें दूसरा है सतत पोषणीयता। इसका तात्पर्य का मतलब अर्थ होता है, इसका अर्थ है मानव विकास के लिए अवसरों को निरंतर उपलब्ध कराना, निरंतर उपलब्धता होती रहे। सतत का मतलब होता है निरंतर उपलब्ध होती रहे, मतलब लगातार उपलब्ध होती रहे, आज भी उपलब्ध रहे, आने वाले संतति में भी उपलब्ध रहे, निरंतर लगातार उपलब्ध होती रहे। कोई भी अवसर कुछ सीमित काल के लिए न हो, बल्कि पीढ़ियों तक वह अवसर उपलब्ध रहे, ताकि मानव का क्रम चलता रहे, ताकि मानव विकास का क्रम चलता रहे।
सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करें। सीमित का मतलब जो पृथ्वी की खुदाई करके जो हम कोयला का उत्पादन करते हैं ना, वो उसका मात्रा बहुत सीमित है। तो वो जो बोला है ना सीमित संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो गैर परंपरागत होते हैं, जो परंपरागत होते हैं, जिसकी मात्रा लिमिट है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब सीमित संसाधन है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करें, बुद्धिमत्ता उपयोग करें, जिससे आने वाली पीढ़ी के विकास में अवरोध पैदा न हो। हम आज भी उतना ही विकास करें जो हमारे संतति जैसे विकास करना चाहता है। तो इसलिए हमारे पास जो संसाधन पहले से मौजूद है, उन सभी संसाधनों का हम बुद्धिमत्ता उपयोग करें, जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करें, ज़्यादा नहीं। इन्हें कि लबर ढेर 1 लीटर पानी की जरूरत है, 5 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हो। तो जितना जरूरत है उतना ही बचा कर रखो, जितना ही जरूरत है उतना ही उपयोग करो, ताकि आने वाली पीढ़ी में किसी प्रकार के संसाधन की कमी महसूस न हो। तीसरा बताएगा उत्पादकता। इसका तात्पर्य है उत्पादन करने की क्षमता, अर्थात धन अर्जन करने की क्षमता। समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान दिया जाए और किसी कार्य के हानि लाभ से अवगत कराया जाए। और यहाँ से लिख देना, एक लाइन और लिख देना, देखो इतना ही लिखा है, और यहाँ से लिख देना उत्पादकता प्रति कट्ठा, मतलब प्रति कट्ठा कह सकते हो या फिर हेक्टेयर कह सकते हो। तो हेक्टेयर बड़का एरिया हो जाता है। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की शक्ति को बढ़ाना उत्पादकता होता है। इससे क्या होता है, मनुष्य के विकास में थोड़ा ज्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। एक उत्पादकता भी एक प्रकार से बता सकते हो। धन अर्जन करना, अब धन अर्जन करने का मतलब यहाँ जो लिखा है ना, धन अर्जन करना, इसका मतलब प्रति कट्ठा के हिसाब से ज्यादा जब उत्पादन करोगे तो धन अर्जन होगा ना, वहीं दूसरा भाषा में दिया है। सशक्तिकरण का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से मानव को सशक्त करना। सशक्त मतलब जागरूक बनाना या करना होता है। मानव को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, गरीबी, पिछड़े समुदाय के लोगों को सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। जो उनकी आवश्यकता की कमी महसूस हो रहा है वो सभी आवश्यकता को पूर्ति कर सके। ये आपका मानव के विकास होगा, ठीक है। इसके अलावा देखोगे मानव विकास के कुछ उपागम होता है। उपागम का मतलब इसके उप क्षेत्र बोल सकते हो। जैसे मानव विकास के 4 गो स्तंभ होता है, जिससे बड़का खंभा कह सकते हो, स्तंभ। उसी प्रकार ये थुनी के काम करता है। बड़का स्तंभ कौन है, 4 गो। थुनिया कितना है, 3 गो। थुनिया को है, थुनिया मतलब 3 गो 4 गो, ये भी 4 गो है। मानव विकास के विभिन्न उपागम मतलब ये उप क्षेत्र कहलाता है, एगो सपोर्टिंग के काम करता है। जैसे अभी देखे हो कि 4 गो स्तंभ हुआ है। कौन कौन, समता होता है, उत्पादन होता है, सशक्तिकरण होता है, और एक क्या होता है, उत्पादकता। यही होता है, उत्पादकता होगा, उत्पादक, सशक्तिकरण, हाँ, समता, यही 4 गो होता है स्तंभ वाला। लेकिन आपसे पूछा जाए विभिन्न उपागम, अगला हेडिंग है, ये भी 5 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर या 5 नंबर में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मानव विकास के विभिन्न उपागम पर प्रकाश डालें। तो लिखोगे मानव विकास के विभिन्न उपागम निम्नलिखित है। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम है। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, और तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है क्षमता उपागम। 4 गो उपागम है, 4 गो स्तंभ है। स्तंभ जिस पर मानव के विकास टिका हुआ है। ये है मानव विकास के कुछ समस्या उत्पन्न होता है, उस समस्या को थोड़ा सा मदद कर देता है कि आपके मनुष्य के विकास थोड़ा सुधर जाएगा। कौन कौन है समस्या दूर करने वाला उपागम, आय। देखो मनुष्य के यदि विकास करना चाहते हो तो शरीर में यदि थोड़ा सा भी खामियां है, समस्या है शरीर से, स्वास्थ्य से संबंधित, तो पैसा आपके पास होगा ना तो कुछ दूर किया जा सकता है। कैसे, देखो आय से मतलब पैसा से इलाज करा के दूर किया जा सकता है। इसलिए ये सब है ना 4 गो उपागम इस समस्या को दूर करता है। समस्या जो क्रिएट होता है ना उसको दूर करने का प्रयास करता है। यह मानव की सबसे पुराना उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। जिस मनुष्य के आय ज्यादा होता है उस मनुष्य के विकास भी ज्यादा माना जाता है। ये एक प्रकार के समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। अगर किसी मनुष्य में थोड़ा सा खामियां है, समस्या है, तो आय ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा, तो उसे समस्या को दूर कर सकता है। तो पहला उपागम क्या हुआ, आय उपागम। दूसरा है कल्याण। कल्याण के मतलब होता है जो हमारे समाज में निचले तबके के लोग हैं
उनको समाज में थोड़ा सा उत्थान करना है, तो उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कल्याण किया जाता है, कुछ फंड देकर, कुछ योजना के माध्यम से कल्याण किया जाता है। जैसे यहाँ उपागम मनुष्य को लाभार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। जिस मनुष्य के विकास समाज में नहीं होता है, उस मनुष्य को उत्थान करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा योजना के माध्यम से कल्याण किया जाता है। जैसे राशन दिया जाता है ताकि वो भी समाज में उठ सके। उनका जो पैसा राशन में अधिकांश पैसा खर्चा हो जाता है, उस खर्चा को बचाने के लिए भारत सरकार क्या करता है, राशन देता है, 2-4 किलो अनाज दे देता है, तो उतना सो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सुधरता है ना। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता, मतलब मनुष्य के जीवन में देखो 3 प्रकार, ऐसे प्राचीनतम समय की बात करोगे तो मनुष्य के जीवन में ना 3 गो अगर मौजूद वस्तु है तो दुनिया में कहीं भी जी सकता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे माना जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, अगर 3 गो वस्तु आपके पास है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। रोटी, खाने के लिए रोटी, और पहनने के लिए वस्त्र, और रहने के लिए मकान, अगर ये 3 गो है तो आप कहीं भी थोड़ा सा मतलब जीवन यापन, कुछ ना कुछ आप जीवन यापन कर सकते हो। उसी प्रकार मानव विकास में 6 प्रकार के आधारभूत आवश्यकता बताया गया। कौन? देखो, इस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। हाँ, एक और बात, 6 प्रकार के जो आवश्यकता बताया गया ना, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बताया है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विश्व स्तर पर 6 प्रकार के आवश्यकता, मनुष्य के जीवन में 6 प्रकार की आवश्यकता होता है। ये कौन बताया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको फुल फॉर्म के रूप में कहते हैं। इसके द्वारा ये बताया गया है कि मनुष्य के विकास में 6 प्रकार की आधारभूत आवश्यकता है। अगर मनुष्य के विकास में ये 6 प्रकार की आवश्यकता है तो समझिए उसका विकास हो रहा है। कौन कौन 6 प्रकार के बाबू? तो न्यूनतम 6 प्रकार की आवश्यकता, जैसे शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, मतलब जल होनी चाहिए, स्वच्छता, मतलब आपका शरीर ठीक ठाक होनी चाहिए, स्वच्छता मतलब साफ सुथरा, और स्वच्छ मतलब शरीर की बीमारी से जुड़ी समस्या और समाधान, और आवास मतलब रहने के लिए घर। ये 6 प्रकार के आधारभूत आवश्यकता है। अगर ये 6 प्रकार की आधारभूत आवश्यकता यदि आपके पास है तो आप समझिए आपका मनुष्य के विकास में थोड़ा सा रोल अदा ही कर रहा है। चौथा बताओगे क्षमता उपागम। क्षमता का मतलब ये होता है संसाधनों तक पहुंच बनाए रखना। इस क्षमता उपागम को बताने वाले कौन है? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तानी थे, जिनको मानव विकास सूचकांक के, मानव विकास के जनक कहा जाता है। उसी प्रकार क्षमता उपागम के जनक प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। ये भारत के रहने वाले, भारतीय हैं। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना और बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इनके अनुसार ये बताया गया है कि मनुष्य यदि संसाधनों तक पहुंच बनाए रखता है तो मानव विकास की कुंजी उसके पास आ चुका है। मतलब वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा उत्थान करने वाला एक स्रोत पा लिया है, एक चाबी पा लिया है। तो ये उनकी बात है, कथन है। ठीक है, तो क्षमता उपागम के कुछ इस प्रकार बात हुआ। आपसे पूछेगा मानव विकास क्यों आवश्यक है, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में क्वेश्चन देखोगे, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार सरकार के माध्यम से, बिहार बोर्ड के माध्यम से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मानव विकास क्यों आवश्यक है? तो देखोगे देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। ये बताओ खुद से, अभी तक जो भी पढ़ाई पढ़े हो इसमें बताओ मानव विकास काहे जरूरी है? ये तो समझ लियो मानव विकास क्या होता है। मानव विकास का मतलब होता है मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होना। विकल्पों में वृद्धि होने का मतलब वो जो चाहे सो खरीद सकता है, इसका मतलब विकल्प ज़्यादा हो रहा है। विकल्प बढ़ जाना और उसके जीवन में सुधार लाना मानव विकास कहलाता है। ठीक है, मानव विकास के 3 गो आधार माना जाता है। आपका शरीर ठीक होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हों, और तीसरा कि आप संसाधनों तक पहुंच बनाए रखे हों। और ये तो आधार हुआ जिस पर मानव के विकास माना जाता है, इससे आपका हो सकता है मानव विकास। स्तंभ कितना है? 4 गो। उपागम कितना है? 4 गो। हो गया। अब देखो मानव विकास क्यों आवश्यक है, तो कह देना देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। मानव विकास क्यों आवश्यक है? तो भारत देश के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था के विकास, मानव के देश के कौनों भी कह सकते हो, तो देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है। क्योंकि
मानव विकास से राष्ट्रीय आय बढ़ता है, और मनुष्य की आय बढ़ रहा है इसका मतलब मानव विकास बढ़ रहा है। और जब मानव के विकास बढ़ेगा तो इसका मतलब देश की आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बोलते हो, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होता है। जब मनुष्य के पास पैसा आ जाएगा ना तो तकनीकी भी बहुत ज्यादा विकास होने लगेगा। इस प्रकार मानव विकास बहुत जरूरी है। मानव विकास क्यों जरूरी है? तो देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जिसमें निम्न 2 बातें शामिल हो जाती है। मानव के मूलभूत क्षेत्र या मापन के 3 प्रमुख सूचकांक कौन है? देखो, मानव विकास कैसे मापा जाता है, इसका 3 गो क्षेत्र बताओ। मानव विकास हम कैसे माप सकते हैं कि मानव विकास आपका हो रहा है? इसके लिए 3 गो माप है, ठीक है। फिर सुनो, मानव के विकास कैसे मापा जाएगा, इसके लिए कुछ पैमाना बताओ। तो आप बताओगे मानव के विकास के पैमाना 3 गो होता है, जिसे मूलभूत क्षेत्र कहते हो। पहला, स्वास्थ्य, मानव के विकास तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरा, शिक्षा, मानव की विकास तभी होगा जब वो पढ़ा लिखा इंसान होगा। तीसरा, संसाधनों तक पहुंच, मानव विकास तभी होगा जब उसके जीवन में बहुत ज़्यादा विकल्प होता है, जो खरीदना चाहे वो आसानी से मिल सके, इसलिए संसाधनों तक पहुंच उसे बनाए रखनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। संसाधन तक पहुंचे, यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है, यह आर्थिक सामर्थ्य को सूचक करता है। लोगों की क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति को प्रकट करता है कि आप कितना सामर्थ्य है किसी वस्तु को खरीदने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है तो आप सामर्थ्य नहीं है उसे खरीदने के लिए। ये एक प्रकार के आर्थिक सामर्थ्य को सूचक दर्शाता है कि आप आर्थिक फाइनेंस में कितना आगे हैं। दूसरा जो शिक्षा है ना, शिक्षा एक मूल्यांकन करता है कि आप कितना प्रौढ़ हो, कितना मैच्योर हो गए हो। पढ़े लिखे हो, अगर पढ़े लिखे हो तो इसका मतलब हर एक क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखे हो, इसलिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। तीसरा मतलब स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। अगर आपका शरीर ठीक ठाक है तो आने वाले संतान जो होगा ना उसका शरीर ठीक ठाक होगा, इसलिए जन्म के समय मूल्यांकन करने की बात बोला गया है। तो आप है तीनों मत लिखना, केवल है मुख्य रूप से मन करेगा तो है 3 को लिखोगे। 2 नंबर पूछता है मानव विकास के मूलभूत 3 क्षेत्रों का नाम लिखें, तो केवल नाम लिख देते हैं, हो जाता है। मन करेगा तो 1 लाइन लिख देना कि स्वास्थ्य, अगर मनुष्य के स्वास्थ्य ठीक है तो माना जाता है मनुष्य का विकास हो रहा है। इसमें क्या लिखोगे? यदि कोई मनुष्य साक्षर है तो इसका मतलब ये है कि उस के अंदर मैच्योरिटी मतलब प्रौढ़ साक्षरता आ चुका है, जो वो अपने देश की आर्थिक गतिविधियां को सुचारू रूप से चला सकता है। संसाधन तक पहुंच, यह दर्शाता है कि लोगों के पास सामर्थ्य कितना है किसी वस्तु को खरीदने के लिए। तो अपने मन से 1 लाइन लिख सकते हो। 3 को लेकिन याद रखना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है, यह 3 को बताओगे, ठीक ना बाबू। मानव विकास के सूचकांक, ठीक है, ध्यान से सुनो। मानव विकास के सूचकांक, अब देखो मानव विकास जारी कौन करता है, इसी कहते हैं मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ठीक ना बाबू। देखो मानव विकास सूचकांक यह एक प्रकार के मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उसके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर और संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। मतलब ये होगा मानव विकास क्या है। तो मानव विकास तो एगो विकास के प्रोसेस बताता है, जो मानव विकास जो जीवन के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। लेकिन कैसे हम पता करें कि मनुष्य के विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए विश्व स्तर पर एगो संगठन है जो जारी करता है, एगो लिस्ट जारी करता है। लिस्ट है बड़का लिस्ट जारी करता है जो बताता है कि कौना देश के विकास सबसे ज्यादा हुआ है, जिसमें 1 नंबर पर नॉर्वे आता है, 2 नंबर पर फिनलैंड, 3 नंबर पर ऐसे करके लास्ट में अफगानिस्तान आता है। भारत हमारे बीच में होता है। अब बताओ मनुष्य के विकास के पैमाना माप कर जो संगठन एक सूची जारी करता है उसी को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? तो कह देना यूएनडीपी द्वारा, मतलब इसका परिभाषा इसमें नहीं लिखा है, हम बोल रहे हैं। यूएनडीपी जो संगठन है ना, उस संगठन का नाम यूएनडीपी होता है। यूएनडीपी, इसी संगठन के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है। यूएनडीपी द्वारा मनुष्य के विकास मापने के लिए एक सूची जारी करता है जिससे मानव विकास सूचकांक
कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में 3 प्रकार के पैमाना उजागर किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये 3 प्रकार के मूलभूत आवश्यकता होता है जिसके माध्यम से मानव का विकास जारी किया जाता है। यह सूचकांक 0 और 1 के बीच अंक जारी किया जाता है। अगर किसी देश में मानव के विकास बहुत कम हुआ है तो उसे 0 नंबर दिया जाता है, और जिसका सबसे ज़्यादा हुआ है उसे 1 नंबर दिया जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा मानव विकास सूचकांक किन 2 अंकों के बीच निकाला जाता है, तो 0 और 1। 1990 में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक तथा मानव गरीबी सूचकांक को माप कर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया था। मतलब ये कह रहा है सबसे पहले मानव विकास कब जारी किया गया था, 1990 में, और कौन जारी किया था, यूएनडीपी। विश्व में मानव विकास सर्वाधिक कहाँ है, नॉर्वे देश में। अब भारत में मानव विकास सर्वाधिक कहाँ है, केरल में। और राज्य में पूछा जाए सबसे ज्यादा मानव का विकास किस राज्य में हुआ है, केरल में। और देश में पूछा जाए तो नॉर्वे बताओगे, ठीक है ना बाबू। चलो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अब देखो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन है, जैसे यहाँ देखो कुछ फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात आपको याद रखना होगा। जैसे पूछता है कि महबूबुल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को स्पष्ट की। ये पाकिस्तानी थे। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधन तक पहुंच है। मानव विकास के आधार कौन है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। आधार, मानव के विकास के आधार कौन है, जिससे रिलेट करके हम मानव विकास जारी करते हैं, जीवन प्रत्याशा। देखो मूलभूत क्षेत्र पूछे तो है 3 गो, आधार पूछे है 3 गो, क्षमता उपागम पूछे तो 4 गो, स्तंभ पूछे तो 4 गो। समझ रहे हो, अंदर बस सब बताए हैं। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कुल खोज कहा जाता है। पाठ नंबर 5 के ये आगे यहाँ गलती से लेनी है, यहाँ से याद रखना। भूटान में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। पूछेगा किस देश में प्रसन्नता को प्रगति के माप मापा जाता है, तो कह देना भूटान। भूटान देश ऐसा है ना जिसमें अगर लोग ज्यादा खुश हैं तो माना जाएगा उसका विकास हो रहा है। देख लो कौन देश है। विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन है, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। यदि किसी के मनुष्य में गुण में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब मनुष्य के अच्छा विकास हो रहा है। तो सर्वाधिक अच्छा संकेत क्या होता है मानव विकास का, गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च कोटि किसका होता है, नॉर्वे का होता है। किसका होता है, नॉर्वे का, ठीक है। अगला देखो सार्थक जीवन किसे कहते हैं, तो सार्थक जीवन का मतलब होता है ऐसा जीवन जिसके एक लक्ष्य होता है, उसे हम सार्थक जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन जिसमें लोग स्वस्थ हो, विवेकपूर्ण सोचकर समाज में प्रतिभागिता करे और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो, उसे हम सार्थक जीवन कहते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है बल्कि जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी होता है। सार्थक जीवन वो होता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो अपने कामों को करने के लिए और उसके जीवन में एक परम उद्देश्य हो, उस जीवन को हम सार्थक जीवन कहते हैं। सार्थक जीवन क्या है, ऐसा जीवन जो अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो और उसके जीवन में एक लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए जब जी रहा है वो इंसान, उसी को हम सार्थक जीवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। देखो विकास क्या होता है, एक प्रकार के डेवलपमेंट होता है और वृद्धि एक प्रकार के ग्रोथ होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है और विकास और वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे देखो हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, और मान लो अगर कोई दूध बेच रहा है, दूध तो दूध 2 प्रकार के बेचा जाता है। एक एकदम भैंस से निकालो और डायरेक्ट बेच दो, और वो जो मनुष्य पिएगा ना तो उसके शरीर में गुणात्मक परिवर्तन होगा, उसका शरीर एकदम सुडौल होगा, मजबूत होगा और ताकतवर होगा। और एक ऐसे दूध बेचा जाता है जो पानी मिला कर बेचा जाता है, तो ये जो इंसान पिएगा ना तो उसका भी शरीर तो मोटाएगा लेकिन पंचोच्छर हो जाएगा, मतलब उसका शरीर कई प्रकार की बीमारियों से जूझेगा। तो ये भी तो विकास कर रहा है, लेकिन ये विकास वृद्धि के लेवल में कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है। और जो विकास करेगा ना ये विकास करेगा, ये जो मतलब बढ़ेगा या परिवर्तन होगा कि विकास करेगा। तो विकास हमेशा अच्छा में देखा जाता है और वृद्धि हमेशा लोकल में देखा जाता है। वृद्धि में देखोगे तो मात्रा केवल देखा जाता है। हम मोटाइल में ना दूध पिए तो मोटा गई बा, इसका मतलब मात्रा बढ़ रहा है। ये दूध पी रहा है इसका मतलब यह है मात्रा विकास वाला, इसका मतलब उसके अंदर में परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर बीमारी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि विकास ना गुण देखता है, गुण क्वालिटी, और वृद्धि ना मात्रा देखता है, मात्रा। जैसे हम कहें कि जाओ 200 रुपया ले लो,
200 रुपया में कोई जाएगा तो धोधा खरीद कर लाएगा तो 1 बोरा धोधा मिल जाएगा। कोई जाएगा तो 200 में काजू खरीद कर लाएगा तो काजू इतना मिल पाएगा। तो एक बात बताओ, काजू खाने से सबसे ज़्यादा शरीर को लाभदायक होगा कि धोधा खाने से लाभदायक होगा? तो धोधा खाएगा जो, वो वृद्धि अपने शरीर को कर रहा है, और जो काजू खाएगा उस शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन देगा, शरीर में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, तो विकास करेगा। तो हमेशा वृद्धि लो क्वालिटी में देखा जाता है और ये हाई क्वालिटी में देखा जाता है। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है और वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास को मापा नहीं जाता है क्योंकि गुण दर्शाता है, अंदर गुण होता है, और मोटा जाएगा तो मापा जा सकता है। तो वृद्धि को मापा जा सकता है और इसे मापा नहीं जा सकता है। यह मूल्य के सापेक्ष होता है। इसका अगर मूल्य बताना होगा ना तो पिछले बार के तुलना करके तब निकाला जाता है, और ये मूल्य के निरपेक्ष होता है। तुलना नहीं किया जाता है, डायरेक्ट मार लिया जाता है। ये मूल्य के सापेक्ष होता है और ये निरपेक्ष होता है। विकास केवल सकारात्मक होता है, धनात्मक, और वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। विकास हमेशा आगे की ओर देखा जाता है और आगे पीछे दोनों देखा जाता है। तो यही बेसिक सा अंतर है बाबू। ये पाठ हुआ आपका खत्म। इस पाठ में इतना ही पूरा कंसेप्ट है। मिलते हैं पाठ नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।